हेलो, माई सेल्फ रंजन कुमार। आपको स्वागत है ज्ञान विज्ञान के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे बाबू। चैप्टर नंबर 6 जिनका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर कैसे इंपॉर्टेंट है? तो इम्पोर्टेंट है कि बाबू यही तुमको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि नाम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम एक बता रहे हैं तरीका कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वो तरीका ये है, वो तरीका पहले आप बताओ कि हम अपने बॉडी को किन किन तरीकों से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का तरीका दो है। एक हम हार्मोन से करेंगे और एक हम नर्वस सिस्टम से करेंगे। दो तरीका से हम अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले जो हम पिछला चैप्टर पढ़े थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट करने के लिए जो भी सिग्नल आ रहा था, चाहे जो कुछ भी हो रहा था, वो दो जगह से आ रहा, या तो हार्मोन के मदद से आ रहा होगा या तो नर्वस सिस्टम के मदद से आ रहा होगा। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के मदद से हम अपने शरीर को कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो चैप्टर में वर्ड लिखा गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। उसके बाद हम न्यूरल देखेंगे, यानी कि नर्वस सिस्टम देखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हर एक चैप्टर का शुरुआत होता है इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन से चालू होगा। उसके बाद हम न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन में न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन पढ़ेंगे, सेंसरी रिसेप्शन पढ़ेंगे, एंड आई मैकेनिज्म एंड ईयर मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं और चैप्टर का शुरुआत करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से तो पहला वर्ड इसमें आता है बाबू कंट्रोल। मेरे भाइयों एवं बहनों, पहला वर्ड आता है कंट्रोल। पहला वर्ड आता है कंट्रोल। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल पूछे कि मान लो कि अगर आपके बगल वाले आपको पिताजी के कहे कि आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब आपका पड़ोसी क्या कहना चाहता है? देखो, एक तो हो सकता है कि जल रहा, एक तो हो कि जल रहा, लेकिन कहने का उसका मतलब है कि आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा, इन सब को हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल। तो यहां पर भी वही चीज है। अगर हम कोई भी चीज को काम कर रहे हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज को काम कर रहा है और उसको उस काम पर नियंत्रण है, उसको हम क्या करेंगे? कंट्रोल। जैसे मान लो कि यह एक हाथ है, इस हाथ को कितना उठाना है, कहां तक उठाना है, किधर उठाना है, कैसे उठाना है, इसको हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल। जैसे मान लो कि अगर ऊपर पंखा रहे तो क्या हम पंखा में हाथ घुसेड़ देंगे? हमको पता नहीं कि कहां से उठाना है और कहां तक लेके जाना है, इसको हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल। अब है कोऑर्डिनेशन। अब क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो आप इस इमेज को देखो, इस व्यक्ति को देखो जो कि एक फुटबॉलर। क्या है? फुटबॉलर। अगर आप इस व्यक्ति को देख रहे होगे तो अगर पूछेंगे कि यह क्या कर रहा है, तो सर फुटबॉल खेल रहा है। क्या ये फुटबॉल करते खेलते समय क्या क्या काम कर रहा है? देखो, पहला तो दौड़ रहा है। पहला क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। दूसरा देख रहा है। दूसरा देख रहा है। हाथ का मूवमेंट हो रहा है। हाथ का मूवमेंट हो रहा है। सोच रहा होगा बेचारा, ये भी एगो काम है। सोच रहा है। सुन भी रहा होगा, कह रहा कि मार मार, इधर मार इधर मार, तो सुन भी रहा। तो देखो, एक
एक खिलाड़ी एक साथ कितना काम कर रहा है, दौड़ भी रहा है, देख भी रहा है, हाथ का मूवमेंट भी हो रहा है, सोच भी रहा है, सुन भी रहा है। यह एक व्यक्ति एक साथ बहुत काम को कर रहा है और एक फिक्स वे में कर रहा है। ये नहीं कि दौड़ रहा है तो देख नहीं पा रहा है, चाहे देख रहा है तो सुन नहीं पा रहा है। सब काम एक साथ कर रहा है एक फिक्स वे में, यानी कि कोऑर्डिनेट वे में कर रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन। जो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन। यानी कि कोई जीव एक साथ अगर बहुत सारा काम करे एक फिक्स वे में, फिक्स वे मतलब उसका काम गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ये नहीं कि एक काम कर रहा है तो उसी पर फोकस, दौड़ रहा है तो केवल दौड़ ही रहा है, गेंदा के पत्ते ना दौड़ रहा है ऐसे गेंदा पार हो गया, लगवे ना किया गेंदा। सब काम कर रहा है, सब काम एक अच्छा तरीका से हो जा रहा है, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन। तो अभी हम बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम दो तरीका से करेंगे। एक करेंगे न्यूरल और एक करेंगे हार्मोन। हार्मोन को बोलते हैं इंडोक्राइन। क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन। पहला विधि हुआ न्यूरल और दूसरा विधि हुआ इंडोक्राइन। इंडोक्राइन इसके हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे आप। तो अगर इन दोनों को अध्ययन करेंगे, न्यूरल और इंडोक्राइन को अगर एक साथ अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी। लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन। जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी। लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो न्यूरल और इंडोक्राइन के साथ अगर एक साथ अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ न्यूरल एंड इंडोक्राइन इज कॉल्ड न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी। समझ में आ गया। तो हमको इस चैप्टर में खास करके फोकस करना है नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरल, इस पर फोकस करना है न्यूरल। तो जैसा कि देख रहे हैं आप इस इमेज में, हमको शरीर में ऐसा ही न्यूरल सिस्टम रहा है। मान लो कि एक घर है, घर में तार बॉल ये सब जलाने के लिए जो तार भेजा गया है, वही शरीर में, हमारे शरीर में भी वैसा ही सिस्टम। हमको एक जगह से सिग्नल दूसरे जगह ले जाने के लिए हमारे शरीर में भी बहुत सारा क्या है, न्यूरॉन्स है। बहुत सारा क्या है, न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चैप्टर का नाम है न्यूरल, से कंट्रोल करेंगे तो न्यूरल सिस्टम क्या है। तो हमारे शरीर में बहुत सारा न्यूरॉन्स है, तो एक संगठित नेटवर्क है। संगठित क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क है। तो न्यूरल सिस्टम एक संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज नेटवर्क है जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन द्वारा क्विक कोऑर्डिनेशन करता है। यानी कि सोचे, जैसी सोचे वैसी काम हो गया। सोचे कि तुमको मारेंगे तो मारेंगे, अब मारने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा, तो सोचे और तुमको मार दिए। इसी को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, क्विक कनेक्शन। जैसे ब्लिंकिट कैसे करता, ऑर्डर करो सामान पाओ, वैसा ही सिस्टम इसमें। अब एक और तरीका है इंडोक्राइन सिस्टम। कंट्रोल दो तरीका से करना है। न्यूरल सिस्टम से फास्ट होगा, इससे थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि ये हार्मोन के माध्यम से होता है। धीमा लेकिन लंबे समय तक रहने वाला रासायनिक नियंत्रण। लंबे समय तक रहने वाला क्या है, एक रासायनिक नियंत्रण। इसका एग्जांपल दो। जैसे मान लो कि एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कोई सोच के नहीं करता कि आज सोच लिए तो आज मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा। चाहे किसी को बढ़ना है तो अच्छा सोच लिए तुरंत बढ़ गया है। ये सब हार्मोन से कंट्रोल हो रहा है। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है तो एक लंबे समय पहले रिलीज हुआ, ब्लड में गया, फिर ब्लड से जाएगा टारगेट सेल के पास, तब जाके उसका एक्शन। चाहे ग्रोथ हार्मोन ही हुआ तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। एक लंबे समय तक किसी जीव का हाइट बढ़ता है, तो ये क्या हो गया बाबू, धीरे होगा लेकिन लंबा समय। अब हम बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितना तरीका से करेंगे, दो तरीका से। पहला करेंगे नर्वस सिस्टम से, दूसरा करेंगे इंडोक्राइन से। हमको इस चैप्टर में पढ़ना है इंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम।
हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो नर्वस सिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे। तो नर्वस सिस्टम पढ़ा दिए कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, हमारे शरीर में एक बहुत सारा नेटवर्क फैला हुआ, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का सबसे जो छोटा यूनिट होता है, जो सबसे बेसिक यूनिट है, जो सबसे बेसिक यूनिट है, उसको हम बोलेंगे न्यूरॉन्स। उसको क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स। एक बेसिक लेवल पर जहां काम होता है, जो नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर दिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। क्या है, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट। यानी कि नर्वस सिस्टम जो ऐसा जाल जैसा नेटवर्क दिखाई दे रहा है ना, वो किसके मदद से हो रहा है, न्यूरॉन्स के मदद से, जिसमें सिग्नल जा रहा है, किसमें जा रहा है, न्यूरॉन्स में। तो काम भी इसी में हो रहा है और उसका आकार भी यही इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट। एक न्यूरॉन्स को देखें, एक न्यूरॉन्स को देखें तो न्यूरॉन्स में मेनली 3 भाग आपको डिटेल में पढ़ना। पहला जो सेंटर में है, पहला जो सेंटर में है, इसको बोलेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी या सोमा बोलेंगे, सेल बॉडी या सोमा। इससे जो ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर निकला है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। और ऊपर जो ऐसे पेड़ जैसा निकला हुआ है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। अब एक्सॉन जहां सेल बॉडी से जुड़ा है, उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलो। उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलो। और ये जो ऐसा एक शीट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। 2 माइलिन शीट के बीच में जो गैप रहता है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। एक्सॉन जहां पे खत्म हुआ, उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल के अंत पे एक ऐसा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर एक रहता है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक इंड बल्ब। सिनेप्टिक इंड बल्ब। इस सेल बॉडी के चारों तरफ क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल बॉडी के चारों तरफ क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स का ऐसा रहता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इन न्यूरॉन्स में हम पढ़ेंगे 2 भाग। पहला तो पढ़ेंगे सेल बॉडी। पहला क्या पढ़ेंगे, सेल बॉडी। पहला हमको पढ़ना है सेल बॉडी। ये कलर नहीं दिखाई दे रहा, ये शायद दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा। वेट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है। हाँ चलो, तो पहला पढ़ेंगे सेल बॉडी, जिसको साइटोन या सोमा भी बोलेंगे। दूसरा पढ़ेंगे सेल प्रोसेस, जिसको न्यूराइट्स बोलते हैं। तो सेल बॉडी में, इसमें सेल में एक बेसिक चीज क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, राइबोसोम रहेगा, जो एक सेल में रहता है, वही इसमें भी रहेगा। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, पढ़े हैं सेल में सर, जिसमें टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे। इसमें कुछ ग्रेनुलर बॉडी पाया जाता है, जिसे हम नेजल ग्रेन्यूल्स, जिसे क्या कहते हैं, नेजल ग्रेन्यूल्स। नेजल ग्रेन्यूल्स बना होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। किससे बना रहता है, राइबोसोम। ये 2 चीज से बनकर क्या बनता है, नेजल ग्रेन्यूल। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल प्रोसेस में 2, एक पढ़ेंगे डेंड्राइट्स, दूसरा पढ़ेंगे एक्सॉन। तो डेंड्राइट जो ऐसे पेड़ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, उसको बोलते हैं डेंड्राइट। छोटी ट्री लाइक फाइबर जो बार बार ब्रांच होकर सेल बॉडी से क्या करता है, बाहर निकलता है। ऐसे बाहर निकल रहा था, ऐसे था तो ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। इसका अन्य नाम भी क्या हो सकता है, इसका भले काम क्या है, जो भी सिग्नल आया, जो भी सिग्नल आया कहां से आएगा, सिग्नल जो भी आएगा इसी न्यूरो डेंड्राइट्स के थ्रू आएगा। ऐसे ऐसे इसमें सिग्नल आएगा, और ऐसे सेल बॉडी से होते हुए टर्मिनल तक चल जाएगा।
यानी कि समझो कि एक न्यूरॉन्स में हिलने वाला दरवाजा जो है उसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। उसके बाद है एक्सॉन। एक्सॉन एक लंबा फाइबर जैसा जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। इसका काम क्या है? सिग्नल को अगले न्यूरॉन्स या मसल ग्लैंड तक क्या करेगा? पहुंचाएगा। यानी कि सिग्नल यहां से बाबू आया, यहां से क्या हुआ? सिग्नल आपका आया, सिग्नल यहाँ से आके ऐसे ऐसे होते हुए आगे चल गया। यानी कि यहाँ पे मान लो कि अगला न्यूरॉन्स में जाए, अगला न्यूरॉन्स चाहे ग्लैंड के पास जाए या मसल के पास, या मसल के पास। अब हम सेल बॉडी को अगर देखें तो ये सब स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या क्या होता है एक सेल में। सेल में आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगा, राइबोसोम दिखाई देगा, सेल बॉडी दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये डेंड्राइट्स हो गया, सेल बॉडी होगा, सेंट्रोइल होगा, लाइसोसोम होगा, गोल्जी अपरेटस होगा। उसके बाद न्यूरॉन्स का कनेक्शन देखो। एक न्यूरॉन से सिग्नल यहाँ से ऐसे आया, एक ऐसे आया और ऐसे होते हुए में चल जाएगा। एक तो इसमें दिक्कत आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है बढ़िया से, थोड़ा कैमरा के सेटिंग में छेड़छाड़ हो गया। अब हम लोग आते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। अब किस पर आते हैं? नेजल ग्रेन्यूल्स। नेजल ग्रेन्यूल्स एक विशेष बॉडी, ग्रेनुलर बॉडी है जो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में पाया जाता है। यानी कि कुछ डेंड्राइट्स में भी पाया जाएगा, कुछ सेल बॉडी में भी पाया जाएगा। इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए अभी बताया कि नेजल ग्रेन्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम को मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। एक्सॉन प्रत्येक ब्रांच का अंत जहां बल्ब लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको सिनेप्टिक नोड कहते हैं। इसके अंत में जो ऐसा स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोले? सिनेप्टिक नोड। यहाँ से रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर। ये इंडोजीनियस केमिकल होते हैं, यानी कि इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल में पाए जाते हैं और केमिकल मैसेंजर की तरह सिग्नल को ट्रांसमिट। यानी कि यहाँ से सिग्नल आया, ऐसे सिग्नल इलेक्ट्रिकल के रूप में आएगा, और जब यहाँ से दूसरे सिग्नल में जाएगा तो इसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे वेसिकल में बंद क्या रहेगा? केमिकल। क्या रहेगा? केमिकल। उस केमिकल का क्या नाम है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या रहेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। अब हम लोग थोड़ा बताते हैं कि आपका श्वान सेल रहने और ना रहने के फायदा क्या है। यानी सिंपल कह सकते हैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का क्या है। अब हम देखेंगे, ये दो आदमी का आप पहचानते होंगे, एक है शाहरुख खान और दूसरा भी है शाहरुख। एक में बाल है, एक में बाल नहीं है, इनमें टकला दिखाई दे। अगर हम जनरल क्वेश्चन पूछे कि किससे, किस इमेज को देखकर कोई भी व्यक्ति को ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो जनरली ऑब्वियसली बात है कि हम इस इमेज को देखकर कोई व्यक्ति ज्यादा अट्रैक्ट, इसको देखकर कम होगा क्योंकि टकला हो गया। तो बात वैसा ही है। श्वान सेल पर जो लेयर रहता है, एक रहता है माइलिनेटेड एक्सॉन और एक रहता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। दूसरा क्या रहेगा? नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड एक्सॉन से होने से फायदा क्या है कि जो भी सिग्नल जाएगा वो काफी तेजी से जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स को तेजी से प्रोपेगेट करने में क्या होता है? मदद। एक किसमें पाया जाता है? ये मुख्यतः क्रेनियम और स्पाइनल नर्व में पाया जाता है। क्रेनियल नर्व की संख्या 12 होता है, स्पाइनल नर्व की संख्या 21 होता है पेयर में। क्या होता है? पेयर्स। दो श्वान सेल के बीच के गैप अभी हम बताए थे कि नोट्स ऑफ रेनवियर के। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इस फाइबर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है? कंडक्शन क्या होता है? स्लो। क्या होगा? स्लो। तो माइलिनेटेड होने का फायदा क्या है सर? माइलिनेटेड होने का फायदा है कि आपका जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो फास्ट प्रोपोगेट होगा, यानी कि तेजी से जाएगा। इसमें सिग्नल क्या जाएगा? स्लो जाएगा। इसमें सिग्नल स्लो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कि न्यूरॉन्स कितना प्रकार के, न्यूरॉन्स कितना प्रकार का दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया, कुछ टेक्निकल इशू था। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ जो न्यूरॉन्स देख रहे हैं किसके आधार पर देखेंगे, तो एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे, दिखाई दे रहा है, हाँ, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के संख्या के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम यूनिपोलर। सबसे पहले क्या देखेंगे, यूनिपोलर, यानी कि ऐसा न्यूरॉन्स जिसमें केवल एक एक्सॉन होगा, जिसमें केवल एक एक्सॉन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिपोलर। आमतौर पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या करता है, देखने को मिलता है। उसके बाद हम अगला देखते हैं, उसके बाद अगला देखेंगे बाइपोलर में क्या देखने को मिलेगा कि इसमें एक एक्सॉन रहेगा और एक डेंड्राइट्स है। देखो इसमें तुमको डेंड्राइट्स कितना दिखाई दे रहा है, तो सर एक दिखाई दे रहा है बस। एक्सॉन कितना दिखाई दे रहा है, एक, यानी कि एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स। यह किस में होता है, रेटिना ऑफ आई एंड ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाया जाता है, इनर द ईयर, यानी कि कान के पास दिखाई दे। मल्टीपोलर में क्या होगा कि एक्सॉन तो एक रहेगा लेकिन डेंड्राइट्स क्या होगा, एक से ज्यादा। जनरली यही हमारे शरीर में पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यही पाया जाता है। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के आधार पर तीन प्रकार बताया, यूनिपोलर जिसमें केवल एक एक्सॉन होगा, बाइपोलर एक एक्सॉन एक डेंड्राइट्स, मल्टीपोलर एक एक्सॉन और मल्टीपल क्या रहेगा, डेंड्राइट्स रहेगा, उसको हम बोलेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। जब हम देखते हैं काम के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि काम के आधार पर हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स को कितना प्रकार में बांटेंगे। तो काम के आधार पर हम न्यूरॉन्स को तीन भाग में बांटेंगे, एक सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा नाम एफरेंट न्यूरॉन, दूसरा रहेगा मोटर न्यूरॉन्स, इसका दूसरा नाम हो गया एफरेंट न्यूरॉन, एंड थर्ड हुआ इंटर न्यूरॉन, उसको कहते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन। अब इसको हम एक ग्राफ से दिखाते हैं कि देखिए, जो सिग्नल लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस से सिग्नल लेकर जाएगा उसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, उसको क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। जो सिग्नल लेके आएगा सीएनएस के पास उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, तो क्या बोलेंगे, सेंसरी। तो सिग्नल कहां से आएगा, रिसेप्टर से आएगा। सिग्नल सीएनएस से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा तो जाएगा कहां पे, तो इफेक्टर के पास। कहां पे जाएगा, इफेक्टर के पास। अगर इससे हम क्वेश्चन पूछते कि सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल कहां पे रहता है, तो एक्सॉन टर्मिनल रिसेप्टर के पास। और देखो इंटर न्यूरॉन किसको कहते हैं, जहां पे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन मिलता है उस भाग को हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर। जो लेके आ रहा है सेंसरी, लेके जा रहा है मोटर, दोनों जहां मिल रहा है इंटर न्यूरॉन, दोनों जहां मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंटर न्यूरॉन। तो सबको डिटेल में थोड़ा थोड़ा बाबू लिखल है, लिखल क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से इंपल्स लेकर कहां जाएगा, तो जाएगा आपका सीएनएस पर। क्या काम है, बाहरी या आंतरिक स्टिमुलेशन को डिटेक्ट और ट्रांसमिट करना, जो कि जनरल बात है। मोटर न्यूरॉन सीएनएस इंपल्स को लेकर कहां जाएगा, ग्लैंड तक लेके जाएगा या इफेक्टर के पास लेके जाएगा। इंटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच लिंक का काम करता है, यानी कि अगर सेंसरी न्यूरॉन से जो सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन तक भेजना है तो बीच में जो आया उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटर, उसी को क्या बोलेंगे, इंटर न्यूरॉन।
अब हम लोग देखते हैं नर्व्स इंपल्स। अगला टॉपिक आपका है नर्व्स इंपल्स। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन्स के बारे में और छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा बेसिक चीज, न्यूरॉन्स को हम एक्साइट कर सकते। एक्साइट का मतलब हम उसको पोलराइज से डिपोलराइज कर सकते हैं, आयंस चेंज कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं एक्साइट करना, यानी कि हम उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिए। और न्यूरॉन्स के बारे में क्या जनरल बात, हमारे नर्वस सिस्टम में बिलियंस एंड ट्रिलियंस न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। बिलियंस एंड ट्रिलियंस, देखो स्पेलिंग गलती हो सकता है। ट्रिलियंस क्या होता है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं एक नर्वस सिस्टम में, यानी कि ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में मिलियंस एंड ट्रिलियंस नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन्स। तो देखो न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स एक एक्साइटेबल सेल है, यानी कि न्यूरॉन के पास एक विशेष प्रकार के एक्साइटेबल सेल है। क्या होती है, एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन्स के ऊपर बहुत सारे आयंस चैनल होते हैं, इनके मेम्ब्रेन में अलग अलग आयंस चैनल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। देखो चैनल दिखाई दे रहा है एक, अगर इसको ऐसे न्यूरॉन्स मान लो तो इस पर बहुत सारा सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल सेलेक्टिव होता है कि इस चैनल के थ्रू यही आयन जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे सोडियम चैनल है तो इससे केवल सोडियम ही जाएगा, इससे क्या जाएगा, सोडियम जाएगा। अब न्यूरॉन्स का और काम क्या है, तो न्यूरॉन्स स्टिमुलेशन को क्या करेगा, रिस्पॉन्स में नर्व्स फाइबर में होने वाले बायोकेमिकल एंड इलेक्ट्रिकल चेंज का टोटल है। यानी कि अगर नर्व्स इंपल्स को कोई डिफिनेशन पूछे तो इंपल्स भेजना है, तो इंपल्स दो तरीका से भेज सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो या तो केमिकल इंपल्स हो, दोनों को मिला देंगे तो नर्व्स इंपल्स हो। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड केमिकल इंपल्स इज कॉल्ड नर्व्स इंपल्स। अच्छा इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल में हम पोलराइज से डीपोलराइज करेंगे, यानी कि करंट बहेगा। केमिकल में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर निकालेंगे, केमिकल में क्या निकालेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर निकालेंगे। ट्रांसमिशन क्या है कि जो नर्व इंपल्स हुआ नर्व फाइबर के अलोंग क्या करेगा, प्रोपोगेट हो, मतलब एक जगह से सिग्नल कहाँ जाएगा, दूसरे जगह से, क्या जाएगा, दूसरे जगह, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या होता है, स्टिमुलस मतलब क्या होता है, अगर कोई पूछे स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तेजना, हिंदी में बोलते हैं उत्तेजना। तो उत्तेजना है क्या, नॉर्मल स्थिति में अगर हम जब चेंज कर दे, नॉर्मल स्थिति में चेंज कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलेशन। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति कोई खड़ा है, एक व्यक्ति कोई खड़ा है और अगर उसके हाथ पर वैसे पिंच करे, चाहे चुट्टी ऐसे काटे, तो उसको नॉर्मल स्थिति चेंज हो गया, उसको दर्द कैसे महसूस हुआ, कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, यानी कि पोलराइज से डीपोलराइज हुआ होगा, इसी को बोलते हैं स्टिमुलेशन। नॉर्मल स्थिति में आदमी सुतल है, उसको जाके एक थप मार दिए, उसी को हम बोलते हैं उत्तेजना। स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट करना मतलब आराम से ऐसे न्यूरॉन ऐसे बैठल है, हम कुछ शरीर पर किए, उसको पता चल गया कि हमको साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है, उसी को बोलते हैं स्टिमुलेशन। उसी को आप बोलेंगे स्टिमुलेशन। फिर हम देखते हैं कि हम नर्व इंपल्स को जनरेट कैसे करें, नर्व इंपल्स को जनरेट कैसे करेंगे। तो इससे पहले हम एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ाते तब हम इस बात को आएंगे। जनरेट करने से पहले अगर हम देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पहले एक और टॉपिक हम मतलब बेसिक चीज बढ़ाते हैं। देखो बेसिक क्या है कि ये मान लो कि न्यूरॉन्स है, ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स हैं हमारे शरीर में, और ये ऐसे गया, कहाँ गया, ऐसे, यहाँ से ऐसे सिग्नल आएगा, यानी कि डेंड्राइट्स के थ्रू ऐसे क्या आएगा, सिग्नल आएंगे, आएंगे सिग्नल आएंगे, आएंगे, हो गए। अब इस पर
जब रेस्ट में है बाबू, अभी स्टिमुलेशन नहीं दिए, स्टिमुलेशन नहीं दिए, रेस्ट में है, तो इसको हम देखें कि ऐसे न्यूरॉन्स के ऊपर बाहरी पॉजिटिव चार्ज, बाहरी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और अंदर देखे तो निगेटिव चार्ज, अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज, अंदर निगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज। तो भाई क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये कैसे ऊपर पॉजिटिव कैसे निगेटिव, कोई ऐसा कुछ समान उमान रखें, तो हाँ बाबू समान रखें। ऊपर पॉजिटिव है सोडियम आयन के चलते, ऊपर क्या है, सोडियम आयन के चलते, नीचे निगेटिव है प्रोटीन, तो कौन सा सर प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जिस पर निगेटिव आयन, ऐसा प्रोटीन जिस पर निगेटिव चार्ज हो, और फॉस्फेट के चलते, और किसके चलते, फॉस्फेट के चलते, अंदर निगेटिव हुआ बाहर पॉजिटिव हुआ। और एक चीज होता है, इसमें लगा रहता है सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल गेट, आयन चैनल गेट, ए लगा रहता है। अब इसमें होता क्या है, होता देखो क्या है, होता है कि 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 सोडियम आयन, 2 पोटेशियम आयन अंदर आता है। देखो काफी ऊपर भी रहता है पोटेशियम आयन और नीचे भी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, सोडियम आयन भी अंदर है और बाहर भी। ये क्या कहता है कि अगर हम तुमको 2 पोटेशियम आयन दे रहे हैं, तुम हमको बदले में 3 सोडियम आयन, हम तुम अगर 2 दे रहे हैं तो तुमको हमको कितना देना पड़ेगा, 3। तो ओवरऑल इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो सर पॉजिटिव चार्ज ऊपर 3 गो सोडियम गया है, नीचे 2 गो आया है, चार्ज तो सेम है लेकिन ऊपर 3 गो चार्ज चल गया, नीचे 2 गो चार्ज चल गया, तो ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब जब हम देखें कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे निगेटिव चार्ज, इसका हम पोटेंशियल नापे तो पोटेंशियल आया -70 मिली वोल्ट, पोटेशियम क्या आया, -70 मिली वोल्ट। और इस स्टेट को, यानी कि ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव को हम बोले पोलराइज स्टेट, क्या बोले, पोलराइज स्टेट, इसको हम क्या बोले, पोलराइज स्टेट। इतना समझ में है। एक न्यूरॉन्स रेस्ट में है, रेस्ट में है तो देखिए कि ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नीचे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। ऊपर किसके चलते पॉजिटिव, तो ऊपर सोडियम आयन, नीचे केकरा चलते हैं, तो ऐसा प्रोटीन पाया जा रहा है जेकरा में निगेटिव चार्ज है, और फॉस्फेट आयन के चलते। अब एक और कंडीशन था कि यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम गेट था, गेट था तो कह रहा था कि हम अगर तुमको 3 गो अंदर पोटेशियम दे रहे हैं तो तुम हमको 3 गो सोडियम, दोनों को सेम चार्ज है, ऊपर 3 गो चल गया पॉजिटिव चार्ज, नीचे 2 गो, तो ऊपर ज्यादा चले गया, इसके चलते भी ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव के चलते हम अगर इसका पोटेंशियल नापे तो पोटेंशियल यानी कि विभवांतर, पोटेंशियल नापे तो पोटेंशियल आया -70 मिली। और इस स्टेट को यानी कि ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव को हम बोले पोलराइज, तो क्या बोले, पोलराइज। तो इसी बात को यहाँ पे बाबू एकदम ध्यान पूर्वक लिखा हुआ, देखो कोई घबराने की बात नहीं, एक एक बात समझ में आ जाएगा। देखो टॉपिक का नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, टॉपिक का क्या नाम है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या है यह, पहले यह एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है जो रेस्टिंग न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन के क्रॉस, यानी कि जब न्यूरॉन्स रेस्ट में है, यानी कि न्यूरॉन्स के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, स्टिमुलेशन नहीं दिए हैं, तब उसके पास जो पोटेंशियल है उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। कैसे बनता है रेस्टिंग पोटेंशियल, तो सेल के अंदर रहता है निगेटिव चार्ज, सेल के अंदर क्या रहता है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कैसे हुआ, तो प्रोटीन आयंस और फॉस्फेट आयन
का बिल्डअप रहता है। क्या रहेगा? बिल्डअप, यानी कि अंदर पोटेशियम फॉस्फेट है, उसके चलते अंदर निगेटिव। सेल के बाहर होता है पॉजिटिव आयंस, जैसे सोडियम आयन का बिल्डअप रहता है, यानी कि बाहर सोडियम आयन और अंदर प्रोटीन एंड फॉस्फेट, इसके चलते बाहर पॉजिटिव और अंदर निगेटिव। तो इसी के चलते यहाँ पे लिखा गया है कि जब सेल के अंदर निगेटिव और बाहर पॉजिटिव होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल पोलराइज बोलते हैं, यानी कि सेल कौन सा स्टेट में है? तो पोलराइज स्टेट में। इसका पोटेंशियल नापे तो पोटेंशियल आया -70 मिली। पोटेंशियल आया तो क्या आया? -70 मिली वोल्ट। अब ये माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है? तो माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि अंदर ओवरऑल वैल्यू एक रेस्टिंग न्यूरॉन्स पर निगेटिव आयंस ज्यादा रहा। निगेटिव आयंस क्या है? ज्यादा, इसीलिए इसको निगेटिव। अब देखो यहाँ पे जो हम पोटेंशियल नापे थे, देखो अभी हम क्या बताए कि कुछ सोडियम भी है, बाहर भी पोटेशियम है, इसी के थ्रू 3 ऊपर जाता है और 2 कहाँ आता है? नीचे आता है। पोटेंशियल नापे तो -70 है, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है। फिगर बनाना हो तो बना लो। ऐसे 2 गो ऐसे तार लिए, यहाँ से लिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल, तो 10वां पढ़ा होगा कि ये भी ना पढ़ा है गधा कहीं। ऐसे 2 लिए, पोटेंशियल नाप, पोटेंशियल आया -70। ये गेट है। क्या है? गेट। अब हम देखते हैं कि कैसे सिग्नल आगे जा रहे हैं। सिग्नल कैसे आगे जा रहे हैं? यहाँ पे कुछ है? नहीं। अब देखो रेस्टिंग में तो तुमको पता है, रेस्टिंग में सब कंडीशन पता होना चाहिए। इस इमेज के आधार पर इस कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, हम यहाँ पे समझा दें। एकदम बाबू, एकदम ध्यान से देखना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। देखो पहले ऐसे 3 बॉक्स बनाओ, तो 3 बॉक्स 4 वो बनाएंगे, और तुमको जितना बनाना है बना लो, हमको जितना मन है हम जितना बनाएंगे। ऐसे हम लोग व्हाइट कलर से बनाते हैं, ऐसे हम लोग बनाएंगे। ई क्या बना रहे हैं सर? पाइप बना रही थी बाबू, पाइप। देखो तुम खुद बताना, अभी केवल हम जो जो चीज पूछ रहे हैं बताना। देखो पहले इसको 3 कंपार्टमेंट में बांट देते हैं। 3 कंपार्टमेंट में कौन कौन? इसको हम सेक्शन ए बोलते हैं, इसको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। हो गया। अब जो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? न्यूरॉन्स। ये क्या है? एक न्यूरॉन्स, दूसरा न्यूरॉन्स, मतलब वही न्यूरॉन्स है, बस उसको हम अलग अलग 3 भागों में बांट। तुम बताओ, जब रेस्ट में था, जब रेस्ट में था तो ऊपर कौन सा चार्ज था? ऊपर सर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। एकदम ध्यान से, थोड़ा सा भी स्केप होगा चल जाएगा माइंड से ऊपर। ऊपर क्या था? पॉजिटिव चार्ज, ऊपर पॉजिटिव, यानी कि बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और अंदर था निगेटिव। अंदर क्या था? अंदर था निगेटिव। अंदर निगेटिव। ये आपको रेस्टिंग था। ये क्या था? रेस्टिंग कंडीशन, यानी कि रेस्ट में हम देखें तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। कंडीशन में बताया कि ऊपर पॉजिटिव क्यों था? ऊपर पॉजिटिव सोडियम के था। अब देखो हम जैसी स्टिमुलेशन दिए, स्टिमुलेशन दिए, लेसन दिए, इसको मतलब थोड़ा सा हम छेड़छाड़ किए, छेड़छाड़ किए तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसे सोडियम जो चैनल था छुट्टू सा बना,
लो, हो गया क्लियर। इसीलिए हम नया चीज ट्राई नहीं करते। नया चीज ट्राई करने से क्या होता है कि बाबू काम बिगड़ जाता है। क्या होता है कि इसको देखो, यहाँ से देखो, ऐसे हम जैसे स्टिमुलेशन दिए, यहाँ से ऐसे सोडियम चैनल गेट खुल गया। सोडियम चैनल क्या हो गया, गेट खुल गया। और अंदर से सोडियम, बाहर से सोडियम अंदर आने लगा। बाहर से सोडियम कहाँ आने लगा, अंदर आने लगा। अब जहां खुला गेट, जहां गेट खुला, उसके चलते अंदर पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम सब जो बाहरी था अंदर आने लगा, अंदर आने लगा, अंदर हो गया पॉजिटिव। अंदर हो गया पॉजिटिव तो अंदर बना दो पॉजिटिव। अंदर हो गया बाबू सब जगह पॉजिटिव, ले पॉजिटिव ले भैया, पॉजिटिव। और बाहर हो गया निगेटिव। बाहर क्या हो गया, बाहर क्या हो गया, निगेटिव। जहां पे खुला वहां पे अंदर पॉजिटिव, बाहर निगेटिव। अब जो बाकी हिस्सा बचा, यानी कि अभी बी ई सब इधर अभी नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे स्टिमुलेशन दिए थे तो यहाँ पे ऐसे हुआ। अब देखो आगे कैसे बढ़ेगा। आगे जैसे था अभी वैसे ही छोड़ दो। तो जैसे था वैसे छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। इधर अभी हम थोड़ी किए, इधर कोई गेट थोड़ी खुला है, इधर नहीं खुला है। इधर जस के तस हो जाए, इधर जस के तस। अंदर निगेटिव था तो अंदर निगेटिव, अंदर निगेटिव। अब तुम खुद बताओ, खुद बताओ कि यहाँ पे निगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव, तो एक दूसरे को खींचेगा, तो खींचेगा। निगेटिव चल जाएगा पॉजिटिव की तरह, पॉजिटिव आ जाएगा निगेटिव की तरह। वैसा भी काम यहाँ पर भी होगा। ई इधर, अब ये इधर, ये भी इधर वैसे ही होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे और ऐसे। तो चार्ज एक्सचेंज होगा। देखो, निगेटिव खींचेगा पॉजिटिव को, पॉजिटिव खींचेगा निगेटिव को। ई वाला चल जाएगा यहाँ पे, ई वाला आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये बात तो भूल गया कि जब इस स्टेट को हम बोले थे पोलेराइज स्टेट, इसको क्या बोले थे, पोलेराइज स्टेट। अब जब चार्ज अंदर आ गया था तो इसको बोलते हैं डीपोलेराइज। क्या बोलते हैं, डीपोलेराइज। क्या बोलते हैं, डीपोलेराइज। इसको क्या बोले, डीपोलेराइज। अब देखो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव इधर आ जाएगा और निगेटिव इधर, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। तो करो, पॉजिटिव इधर कर दे, निगेटिव उधर कर दे। कर दो सर, कर दीजिए, एकदम बहुत बढ़िया बात। लो पॉजिटिव ये उठाए, यहाँ से उठाए और उठा के अगला स्टेप में देखो यहाँ पे रखो। यहाँ पे जो पॉजिटिव था इसको घसका के इधर कर दो। बाहर भी वही बात हो। तो निगेटिव क्या हो जाएगा, अंदर वाला निगेटिव अब इधर आ जाएगा, अंदर वाला निगेटिव ऐसे कर। अब ई वाला निगेटिव कहाँ चल गया था, ई वाला निगेटिव इधर चल गया था, इसको तो ऐसे कर दो, कर दिए। अंदर ये पॉजिटिव कहाँ चल जाएगा, इधर, निगेटिव इधर आ जाएगा। ये भी इधर और ये भी। आगे अब देखो, फिर से अच्छा ये वाला हिस्सा सेम टू सेम छोड़ दो अभी। इसमें तो अभी इधर इधर कुछ नहीं हुआ। क्या था ऊपर, पॉजिटिव। और अंदर क्या था, निगेटिव। अब ये फिर से उसी कंडीशन में चले जाते तो इसको हम बोल देंगे रिपोलराइज। समझ में आया। फिर से वही काम यहाँ पे होगा, फिर से अट्रैक्शन इसका चालू होगा, फिर से अट्रैक्शन होगा तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर,
ई जाएगा इधर और ई जाएगा इधर, ई जाएगा इधर, ई जाएगा इधर। फिर से ऐसी चार्ज एक से दूसरे जगह क्या हो जाएगा, चलते चल जाएगा। और ऐसी जब चार्ज का प्रवाह होगा, पॉजिटिव इधर निगेटिव उधर, तो चार्ज प्रवाह होगा, और चार्ज के प्रवाह को हम करंट बोलते हैं। चार्ज के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, इज कॉल्ड करेंट। इसको क्या बोलते हैं, करेंट। इसीलिए बोलते हैं कि सिग्नल में इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर हो, क्या होता है, इलेक्ट्रिक। अब देखो इसको हम एक बार और समझा दें, एक बार और कैसे, एक बार ऐसे समझा कि देखो ये रेस्टिंग में है, ये पूरा न्यूरॉन्स रेस्टिंग में, रेस्टिंग में ऊपर पॉजिटिव पता है, यानी कि बाहर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव, अंदर निगेटिव, अंदर निगेटिव हो गया। जैसे एक्यूमुलेशन दिए सोडियम चैनल खुला, सोडियम चैनल खुला तो सोडियम आयन अंदर आ गया, सोडियम आयन अंदर आ गया, सब बाहरी था, अंदर आ गया, अंदर पॉजिटिव, अंदर क्या कर दिया पॉजिटिव, और बाहर क्या हो गया निगेटिव। अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव, इसको हम क्या बोले, डीपोलराइज। क्या बोले, डीपोलराइज। पहले से क्या था, पोलराइज। तो थोड़ा सा हिस्सा में डीपोलराइज हुआ, अब यहाँ पे निगेटिव, बगल में इसका पॉजिटिव, तो एक दूसरे के अट्रैक्ट करेगा तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, इधर का चार्ज इधर और इधर का चार्ज इधर। तो यही स्टेप में देखो ई वाला चार्ज यहाँ अगला स्टेप, ई तो एक न्यूरॉन है, अगला न्यूरॉन ई है, ई में देखो ई चार्ज माइनस वाला यहाँ पे आ गया, माइनस वाला यहाँ, अरे पॉजिटिव चार्ज इधर चल गया, चल गया अंदर में, देखो ये पॉजिटिव चार्ज इधर कहाँ सकते, निगेटिव चार्ज इधर चल गया पॉजिटिव, इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज इधर, इधर निगेटिव चार्ज इधर, नीचे में भी हुआ कि निगेटिव इधर आ गया, इधर आ गया पॉजिटिव। अब ऐसी फिर आगे कंडीशन ऐसी जाके सिग्नल अंत में कहा जाएगा, अंत में आपको एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा। कहाँ जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल तक। समझ में आया, इसको बोले पोलराइज स्टेट, इसको बोले डीपोलराइज, इसको बोले रीपोलराइज। रीपोलराइज के बाद आएगा हाइपर पोलराइज, उसके बाद फिर से आएगा पोलराइज, उसके बाद फिर से क्या आएगा, पोलराइज। देख लो उतारना है तो उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वही इसमें हो रहा है, पहले रेस्टिंग में बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। स्टिमुलेशन देखो, स्टिमुलेशन अप्लाई किए, जैसे हम स्टिमुलेशन अप्लाई किए क्या हुआ, अंदर हो गया पॉजिटिव, बाहर हो गया निगेटिव, फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से चार्ज देखो, फिर यहाँ पॉजिटिव, ऐसे ही पोलराइज से डीपोलराइज हुआ, डीपोलराइज से फिर पीछे से रिपोलराइज, और ऐसे सिग्नल आगे क्या हो जाता है, सिग्नल कहाँ बढ़ जाएगा, आगे। अब हम लोग देखते हैं जितने भी स्टेप पढ़े, यानी कि जितने भी इसमें काम किया वो सब। तो पहला पढ़े थे रेस्टिंग, पहला पढ़े हम रेस्टिंग, रेस्टिंग पोटेंशियल मेमोरी। रेस्टिंग में क्या पढ़े कि -70 था, इस स्टेट को हम बोलते हैं पोलराइज, इनसाइड निगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव। सोडियम आयन बाहर जाते था, अंदर क्या था, अंदर कम था ना, सोडियम आयन हाँ बाहर ज्यादा, और के अंदर ज्यादा था, अंदर के ज्यादा था, बाहर क्या था, सोडियम ज्यादा था। पोलराइज से जैसे डीपोलराइज के स्टिमुलेशन आने पर सोडियम आयन क्या होगा, गेट खुला, आयन तेजी से नीचे गया, इसी को बोलते हैं सोडियम आयन इनफ्लक्स, आयन इनफ्लक्स बोलते, इनफ्लक्स बोलते हैं। जैसे मेम्ब्रेन इसका बढ़ा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हो गया 70, उसके बाद फिर पीछे से रिपोलराइज हो रहा है, यानी सोडियम आयन बंद हुआ, केस चैनल खुला, फिर पोटेशियम आयन कहाँ निकला, बाहर निकला, बाहर निकला, फिर से वो पोटेंशियल घट के कितना हो गया, 70, फिर से घट के कितना हो गया, 70। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस पोटेशियम आयंस गेट ज्यादा देर तक खुल जाते हैं, तो ए सोडियम आयन ज्यादा निकल जाता है, जिससे -70 से घट क्या हो जाता है, ज्यादा घट जाता है, इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन।
हाइपरपोलराइजेशन के फिर से बाद रीस्टोरेशन करेंगे, यानी फिर से क्या आ जाएगा, रीस्टोरिंग, क्या आ जाएगा, रीस्टोरिंग पोटेंशियल, यानी कि फिर से रीस्टोर हो जाएगा। फर्स्ट याद है रेस्टिंग, उसके बाद डीपोलराइज किए, डीपोलराइज के बाद रीपोलराइज किए, रीपोलराइज के बाद हाइपरपोलराइजेशन किए, उसके बाद रीस्टोरेशन यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल। अब तुम ग्राफ देखो, ग्राफ दो एक्सिस पर है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम टाइम दिखा रहे हैं मिली सेकेंड में, और वाई एक्सिस पर हम मेम्ब्रेन का पोटेंशियल दिखा रहे हैं मिली वोल्ट। पोटेंशियल का मेम्ब्रेन क्या दिखा रहे हैं, मिली वोल्ट। अब देखो, जब हम रेस्ट पे थे तो रेस्ट पे जब थे उसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना था, माइनस। जैसे ही स्टिमुलेशन दिए धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, पोलराइज से डीपोलराइज होना चालू हुआ, एक पीक तक क्या हो गया, डीपोलराइज। जैसी आयंस का ट्रांसफर हुआ, यानी कि आयंस इधर से उधर हुआ, फिर से क्या हुआ, पिछला वाला रीपोलराइज। रीपोलराइज होके कहां तक आना चाहिए था, -70 से, लेकिन सोडियम पोटेशियम आयन गेट ज्यादा देर तक खुल गया था, फिर से क्या हो गया, हाइपर पोलराइज हो गया। हाइपर पोलराइज को फिर से हम लाएंगे एक जगह को, उसको बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि रीएक्टिव। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड होता है -55 मिली, क्या होता है, -55। थ्रेशोल्ड देखो क्या है, थ्रेशोल्ड उसको कहते हैं, मतलब तुमको इतना स्टिमुलेशन देना पड़ेगा ताकि पोलराइज से क्या हो जाए, डीपोलराइज। मतलब जैसे मान लो कि ऐसे हम यहाँ पे ऐसे चुट्टी काटे, तो तुम इतना जोर से तो काटो कि तुमको पता लगे, तब ना सिग्नल जाएगा ब्रेन तक। और तुम इतना ऐसे टच किया, तुमको पता न चला। मतलब तुमको इतना स्टिमुलेशन देना पड़ेगा कि तुमको शरीर में क्या हो जाए, आयंस ट्रांसफर हो जाए, आयंस क्या हो जाए, ट्रांसफर। मतलब काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, एक बार सिग्नल पता हो जाना। अब एक्शन पोटेंशियल देखो क्या है, वही पोलराइज से जो डीपोलराइज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। यानी कि यह एक तेज इलेक्ट्रिकल इवेंट है जिसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल नर्व होकर कुछ समय के लिए पॉजिटिव हो जाता है और फिर वापस रेस्टिंग स्टेट में क्या हो जाता है, आ जाता है। यानी कि फर्स्ट में पोलराइज हुआ, पोलराइज था, क्या था, पोलराइज, फिर हुआ डीपोलराइज, फिर क्या हुआ, डीपोलराइज, फिर क्या हुआ, रीपोलराइज, उसके बाद आपको आ जाएगा फिर से पोलराइज। यानी कि पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज, हाइपर पोलराइजेशन, उसके बाद फिर से पोलराइज, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन, इसी को हम बोलते हैं एक्शन। इस पूरा एक न्यूरॉन्स में होने वाले में जितना समय लगता है, यानी कि एक पूरा प्रोसेस लगभग 1.5 मिली सेकेंड में पूरा हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्व्स इंपल्स कंडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, नर्व्स इंपल्स कंडक्शन। दिक्कत किसी को नहीं, तो चलिए, ऐसे बाबू होता है। ऐसे क्या होता है, ट्रांसफर आपका होगा, जैसा कि देख रहे हैं, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक। जिससे सिग्नल आता है उसको प्री बोलते हैं, जिसमें जाता है उसको पोस्ट। उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट बोलेंगे। यानी कि जिसमें सिग्नल आएगा उसको प्री बोलेंगे, जिसमें जाएगा उसको पोस्ट बोलेंगे, जहां पे मिलेगा उसको सिनेप्स बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, सिनेप्स। इधर से आया, ऐसे करते हुए आया, और ऐसे होकर निकल गया। इधर से आया तो प्री, और इधर गया तो पोस्ट, और जो हम है इसको बोलेंगे सिनेप्स। इसको क्या बोलेंगे, सिनेप्स। अब हम पढ़ाते हैं सिनेप्स, तो सिनेप्स क्या बोलेंगे, प्री और पोस्ट के मिला के जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सिनेप्स। यानी कि सिनेप्स वह जंक्शन है जहां एक न्यूरॉन्स यानी कि प्री न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स यानी कि पोस्ट न्यूरॉन्स क्या होता है, जुड़ता है। इधर से आएगा प्री या इधर से आएगा पोस्ट, दोनों जहां पे जुड़ा उसको क्या बोलेंगे, सिनेप्स। क्या बोलेंगे, सिनेप्स। बीच के गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक गैप, बीच के गैप को क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक। सिनेप्स में कौन कौन प्रकार के हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिकल होगा या तो केमिकल होगा।
इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आपको ज्यादा देखने को भले केमिकल आपको ज्यादा देखने को। अब एक न्यूरॉन से सिग्नल हमको दूसरे न्यूरॉन्स में भेजना, एक न्यूरॉन्स में यहाँ तक सिग्नल आ गया, अब यहाँ से कहाँ भेजना है, अगले न्यूरॉन्स, अगले न्यूरॉन्स में भेजना है, तो हमको अंत में जो दिखाई देगा उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोड। इसको हम क्या बोले, सिनेप्टिक नोड, इसको हम बोल दिए सिनेप्टिक नोड। क्या बोले, सिनेप्टिक नोड। सिनेप्टिक नोड में देखो क्या, देखो यहां तक प्लस माइनस करते हुए आए जिसको हम बोले एक्शन, यानी कि पोलराइज हुआ, पोलराइज के बाद डीपोलराइज, डीपोलराइज के बाद रीपोलराइज, वैसे करते करते सिग्नल आ गया आपका एक्सॉन टर्मिनल। क्या है, एक्सॉन टर्मिनल तक। और एक्सॉन टर्मिनल के अंत में जो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोड। इसको क्या बोल रहे थे, सिनेप्टिक नोड। इसको क्या बोल रहे थे, सिनेप्टिक नोड। अब सिनेप्टिक नोड में देखो क्या क्या, सिनेप्टिक नोड में आपको दिखाई देगा सिनेप्टिक वेसिकल। क्या दिखाई देगा, सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल में बहुत सारा ऐसे केमिकल होगा, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब एक सिग्नल, एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में भेजना है, तो बीच में कुछ गैप आ रहा है, उसको बोले सिनेप्टिक क्लेफ। तो हम यहाँ से तो इलेक्ट्रिकल जाएगा नहीं, और इसको केमिकल के मदद से भेजना पड़ेगा। तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को निकाल के कहाँ भेज देंगे, अगला न्यूरॉन। न्यूरोट्रांसमीटर निकल के अगला के पास जाएगा, तो अगला धरने वाला जो रहेगा उसको बोलते हैं रिसेप्टर। इसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। यानी कि यहाँ से आया ही निकल के, यहाँ से दीवार तोड़ते हुए आया, दीवार तोड़ते हुए कहाँ चल जाएगा, अगला न्यूरॉन के रिसेप्टर के पास। अब इसको निकालने के लिए एक कंडीशन है, ये तब निकलेगा जब तुम इसको कैल्शियम आयन दो। क्या देना पड़ेगा इसको, कैल्शियम आयन। देखो और जूम कर देते हैं, इसको तुमको देना पड़ेगा कैल्शियम। तो क्या देना पड़ेगा, कैल्शियम आयन। देखो तो कैल्शियम आयन कहाँ पे है, तो कैल्शियम आयन है तुम्हारा सिनेप्टिक क्लेफ। तो तुम जब तक इसको कैल्शियम आयन नहीं दोगे, जब तक इस तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुम तो एक्शन पोटेंशियल लेके आ गया, एक्शन पोटेंशियल लेके तुम आ गया बाबू। एक्शन पोटेंशियल लेके आया, जैसे सोडियम आयन भले पोटेशियम, चैनल गेट खुलेगा। पहले गेट खोलोगे तब ना भेजोगे। तो हम क्या किए कि कैल्शियम, कैल्शियम चैनल गेट क्या कर दिए, खोले। कैल्शियम चैनल गेट खोले तो कैल्शियम को खोल के अंदर भेज दिए। अंदर भेजे तो न्यूरोट्रांसमीटर आके इस वाल के साथ क्या कर गया, फ्यूज कर गया। फ्यूज करके यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर देखो सब बाहर निकल गया। देखो जब हेला गया तो देखो इस एरो को देखो, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके यहाँ पे ऐसे इसको खींच के इसको, इसका बैरियर को तोड़ दिया, यानी सिनेप्टिक वेसिकल को, दीवार को तोड़ा, और न्यूरोट्रांसमीटर आ गया अंदर। न्यूरोट्रांसमीटर आया तो अगला यानी कि जो पोस्ट है उसके बाद एक ऐसा रिसेप्टर लगा हुआ है, ये इस न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर लिया, पकड़ लिया। न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर लिया, पकड़ लिया है। देखो रिसेप्टर है, ये पोस्ट है, ये क्या है, पीरी है। अब इसी को हम स्टेप बाय स्टेप लिख दिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए। तो स्टेप बाय स्टेप में क्या है कि सबसे पहले तुमको नर्व्स इंपल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल पहुंचना चाहिए। तुम सिग्नल सिग्नल पहुंचाए ही नहीं, पोलराइज डीपोलराइज लेके आओगे तो ना अगला काम होगा। तुमको सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल कहां तक पहुंचाना पड़ेगा, एक्सॉन टर्मिनल, जिसको हम प्री सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। वहां तक आएगा तो सोडियम आयन चैनल खुलेंगे, सोडियम आयन चैनल खुलेंगे। जैसे ही खुलेगा कैल्शियम आयन कहाँ इंटर करेगा, अंदर इंटर करेगा। कैल्शियम आयन इंटर करके दिखाई दे रहा है ना, कैल्शियम आयन इंटर करेंगे। कैल्शियम आयन आने से सिनेप्टिक वेसिकल क्या हो गया, फ्यूज किया, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, रिलीज करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर जाके कहाँ बाइंड करेगा, रिसेप्टर से। रिसेप्टर कहाँ था, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अगला के पास चल गया न्यूरोट्रांसमीटर, तो फिर से वही काम होगा, पोलराइज डीपोलराइज। तो पोलराइज से डीपोलराइज करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, सोडियम आयन चैनल गेट खुलेंगे, फिर से नया पोटेंशियल जनरेट होगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। फिर से क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूरोट्रांसमीटर।
अब क्या पढ़ते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि हम निकाल रहे हैं अंत में सिनेप्टिक क्लैप में न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर कितना प्रकार का, न्यूरोट्रांसमीटर कितना प्रकार का होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर हम देखेंगे कि दो प्रकार के, न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप, न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप। तो न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरा होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर, इसको बोलते हैं निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी में क्या होगा, इसको तुम समझो कि ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो तुमको मोटिवेट कर रहा है, तुम बाबू जिंदगी में कुछ करो, करने के लिए आए हो, कुछ करो, आई कैन डू इट या यू कैन डू इट, तुम कुछ करो, यानी कि जो तुमको मोटिवेट अगला काम करने के लिए बोले तो उसको बोलेंगे एक्साइटेटरी। और एक ऐसा रहेगा जो तुमको डिमोटिवेट करेगा, कुछ ना करो, ऐसे सुतल रहो, जिंदगी ऐसे मस्त है, उसको बोलते हैं इनहिबिटरी। एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को डीपोलराइज करके इम्पल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जैसे एसिटाइल कोलिन बताए थे पिछला चैप्टर में, मसल कॉन्ट्रेक्शन में क्या करता है, मदद करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास बताए थे। ग्लूटामेट हुआ, सीएनएस में कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामिन। अच्छा, डोपामिन कुछ जगह एक्साइटेटरी का भी काम, कुछ जगह इनहिबिटरी का भी काम करता है। मूवमेंट और प्लेजर सेंसेशन में क्या करता है, मदद करता है। इनहिबिटरी का देखो, पोस्ट सिनेप्टिक को हाइपर क्या करता है, पोलराइज करता है। जैसे गाभा, तुम एकदम मस्त सो रहे हो, हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हें ज्यादा गाभा निकल रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है, ज्यादा गाभा निकल रहा है। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है जो अपना याद कर लें, एक सेरोटोनिन है जो मूड स्लीपिंग रेगुलेशन को ज्यादा इनहिबिटरी नेचर शो करता है। अब इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्स देखो, जनरली जो सिनेप्स के पास जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है वो केमिकल होता है, इलेक्ट्रिकल बहुत कम है। इलेक्ट्रिकल क्या होता है, ज्यादा नहीं डिटेल में जाना है। देखो क्या है, इसमें प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बहुत पास पास होंगे, इसमें थोड़ा क्या होगा, क्लैप आएगा जिसको सिनेप्टिक। इम्पल्स डायरेक्टली आयन करंट नहीं जाता क्योंकि केमिकल की वजह से जाना है। इसमें क्या होगा, ट्रांसमीटर थोड़ी स्लो होता है, लेकिन ज्यादातर सिनेप्ट क्या होता है, केमिकल टाइप की। इसमें केमिकल नहीं, इसमें फास्ट होता है, लेकिन आपको वो ऐसा नहीं दिखाई देगा, मतलब ज्यादा आपको इलेक्ट्रिकल नहीं दिखाई देगा, आपको जनरली केमिकल दिखाई देगा। इतना आप लोग उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग अब ब्रेन पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस। क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस। तो जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख रहे होंगे, एक ह्यूमन बॉडी में आपको बहुत सारा नर्वस सिस्टम दिखाई दे। नर्वस सिस्टम के जो सेंटर में, यानी कि ऐसे जो बीचों बीच है, जो ऐसे बीचों बीच आ गए, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में दो आता है, एक आपको ब्रेन आएगा और दूसरा आपको आएगा स्पाइनल कोड। दूसरा क्या आएगा, स्पाइनल। और जो साइड में ये सब ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल। इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। ये सब जितना भी साइड में दिखाई दे रहा है, इसको पेरिफेरल। जो ऐसे सेंटर में आ रहा है, जो ऐसे सेंटर में आ रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो होगा, एक ब्रेन होगा, एक स्पाइनल कोड। एक ब्रेन, एक स्पाइनल कोड होगा। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के हम दो भाग में बांटे। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन पढ़ेंगे और स्पाइनल कोड पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे वैसे नर्वस सिस्टम जो सब किससे निकल रहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलेगा उसको पेरिफेरल बोलेंगे। देखो ये जितने भी निकल रहे हैं सब किससे निकल रहा है, पीछे यहीं से तो जुड़ल है सब, ऐसे निकल रहा है। पेरिफेरल सब किससे निकलता है, सेंट्रल से निकलता है। तो हम लोग सबसे पहले पेरिफेरल देख लेते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हम दो भाग में बांटेंगे। एक बोलेंगे एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व। एफरेंट हम बताए थे, सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल लेके जाएगा सीएनएस तक, सीएनएस से जो सिग्नल लेके जाएगा उसको बोलते हैं इफरेंट या मोटर। क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं।
तो इतना ऐसे पढ़े तो पीछे ही पढ़ा देते, इस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं। पेरिफेरल के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा गया। तो पेरिफेरल अभी बताया कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल। तो यह नर्वस सिस्टम वह हिस्सा है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शरीर के बाकी पार्ट से क्या करता है, जो देखो ये ब्रेन, ब्रेन सेंट्रल में है, पीछे यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए क्या जा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम से होते जा रहा है स्पाइनल, इसको इसको तो बोले हम क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसके जो साइड से सर्कुलर से निकल रहा है उसको क्या बोले, क्या बोले, पेरिफेरल। पेरिफेरल को भी हम दो भाग में बांट दिए, एक बोले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक बोले सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक उसको बोले जो इनवोलेंट्री है, यानी कि हमारे इच्छा के अनुसार इस पर काम नहीं होता है, यानी कि बिना इच्छा से होने वाली एक्टिविटी है। सोमैटिक यानी कि इस पर आपका कंट्रोल रहेगा, इच्छा अनुसार आप काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल हाथ पैर मसल पर जो कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं सोमैटिक। जो स्मूथ मसल पर कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल रहता है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक। इसमें रहेगा सोमैटिक, जैसे हाथ पांव चलाना, लिखना, बोलना, स्केलेटन मसल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें दो पढ़ेंगे, एक सिंपैथेटिक पढ़ेंगे, एक पैरासिम्पैथेटिक पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक क्या होता है कि आपको इमरजेंसी में काम करेगा, सिंपैथेटिक क्या करेगा, इमरजेंसी में काम करेगा, और ये आपको नॉर्मल स्टेट में काम, ये क्या करेगा, नॉर्मल स्टेट। समझ में आ गया, ऑटोनॉमिक में दो, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। अब देखो किसी किसी का बाबू ब्रेन कहा जाता है दिमाग में भूसा भरल है, तो इसमें भूसा भरल क्यों कहा जाए, दिमागे में है, तो ऐसी मजाक की बातें हैं। तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्रेन। पहला क्या पढ़ेंगे, ब्रेन, एकदम बोल्ड में लिखते हैं थोड़ा, हमको पढ़ना है ब्रेन। क्या पढ़ना है, ब्रेन। तो हम ब्रेन को क्या बोल सकते, अगर वन लाइन में अगर इसको एक वर्ड में बोलना हो तो ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, सर एक वर्ड में केवल ब्रेन, दिमाग बोलेंगे, खोपड़ी, क्या बोलेंगे, खोपड़ी बोलेंगे, या खोपड़ी ना दिमाग बोले, माथा। तो देखो हम ब्रेन को सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं कंट्रोल से, क्या बोलेंगे, कंट्रोल, क्योंकि शरीर का हमको अधिकांश चीज क्या कंट्रोल कर रहा है, यही कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन बॉडी का क्या है, कंट्रोल सेंटर, क्या है, कंट्रोल सेंटर, जो सभी वोलेंट्री और इनवोलेंट्री फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। हमारे शरीर में जो भी हमारे इच्छा से हो चाहे हमारे इच्छा से नहीं हो, सब कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल, सब कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन का काम क्या है, कुछ बेसिक बेसिक काम, जैसे बोलना, चलना, लिखना, सोचना, ये सब किसका काम है, ब्रेन का। जान ही रहे हो, वोलेंट्री ऑर्गन का मूवमेंट होगा, जैसे हाथ, शरीर अनवोलेंट्री एक्टिविटी करेगा। बैलेंस ऑफ द बॉडी, अगर मान लो कि हम ऐसे खड़े हैं तो ऐसे खड़ा कैसे है, ब्रेन की मदद से, ब्रेन ना रहता तो ऐसे गिर जाता। फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, थर्मो रेगुलेशन, हमारे शरीर में फिक्स है बाबू 37 डिग्री टेम्परेचर, तो 37 डिग्री को मेंटेन करने के लिए कुछ न कुछ तो मैकेनिज्म हो रहा होगा। जैसे मान लो कि अगर गर्मी लग रहा है तो मेंटेन करने के लिए पसीना निकल रहा है, ठंडा लग रहा है तो शरीर कांप रहा है, तो ये सभी चीजें हैं। हंगर और थ्रस्ट, भूख प्यास, सब ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। सर्काडियम रिदम, यानी कि 24 घंटा का स्लीपिंग, कब सोना है कब जागना है, रात को सोना है कब सोना है कब जागना है, सर्काडियम। इंडोक्राइन ग्लैंड को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, गुचैल है, इमोशनल है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, सब ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अब इन सब काम हम पढ़ेंगे धीरे। तो ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख, ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर, तो सबसे जो आगे वाला रहेगा उसको फ्रंटल लोब, इसके जस्ट बगल में जाएगा लिम्बिक लोब, उसको पैराइटल, सबसे पीछे ओसिपिटल, इसको बोलते हैं सेरेबेलम, ये है पिनियल ग्लैंड। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम किसको बोलते हैं, यानी कि दो हेमीस्फेयर को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इसको बोलेंगे थैलेमस, उसके जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और सबसे नीचे रहेगा स्पाइनल, तो नीचे क्या रहेगा, स्पाइनल। अगर और डिटेल में देखना है तो इस इमेज को उतार सकते हैं, इस इमेज को उतार सकते हैं। जैसे सेरिबरम हो गया, दो हिस्सा में जो बांटेगा उसको सेरिबरल हेमिस्फीयर, दोनों को जो जोड़ेगा कॉर्पस कैलोसम। थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एमिगडाला, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला, सेरिबरम,
पॉन्स और सेरिब्रल एक्वीडक्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं ब्रेन का कोबरिंग। ब्रेन का क्या देखेंगे? कोबरिंग। तो ब्रेन कपार है, कपार के ऊपर सबसे पहले बाल है, बाल को हम बोल दिए स्किन। तो क्या बोले? स्किन। स्किन के जस्ट नीचे रहेगा एपोन्यूरॉन्स। क्या रहेगा? एपोन्यूरॉन्स। उसके नीचे रहेगा पेरियोस्टेयम। उसके नीचे रहेगा बोन, जिसको करेनियम बोन बोलते, पढ़ाए थे करेनियम बोन में 8 बोन होता है। उसके बाद मेनेंजिज रहेगा। तो सबसे ऊपर जो रहेगा ड्यूरा मेटर, उसके बाद एरेक्नोइड मेटर, उसके बाद पिया मेटर। उसके बाद क्या रहेगा? पिया मेटर। उसके बाद पिया मेटर। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं मेनेंजिज। क्या बोलते हैं? मेनेंजिज। तो मेनेंजिज में जो सबसे ऊपर था ड्यूरा, बीच में एरेक्नोइड, सबसे नीचे पिया, यानी कि पिया जी अपने पत्नी के पास नजदीक रहेंगे। कहाँ रहेगा? नजदीक। मेनेंजिज में अभी बताए, वही जो बताए, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड मीटर एंड पिया मीटर। ये सबसे आउटर लेयर है। सबसे क्या है? आउटर लेयर। ये क्या है? मिडिल लेयर है। ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। ब्लड वेसल कहाँ पे रहेगा? इनर मोस्ट लेयर के पास रहेगा। क्योंकि उसके नीचे क्या है? ब्लड। बीच में ब्लड वेसल देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऊपर क्या है? हड्डी है। अब हम ब्रेन को 3 भाग में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे फोर ब्रेन। पहला क्या पढ़ेंगे? फोर ब्रेन। उसके बाद पढ़ेंगे मिड ब्रेन। उसके बाद पढ़ेंगे हिंड ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हम 3 हिस्सा पढ़ेंगे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हिंड ब्रेन में पढ़ेंगे पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लेंगेटा। हिंड ब्रेन में देखो पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। इतना पहले नाम याद रखो, उसके बाद सबका काम जानेंगे, पारा पारी काम। 3 भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हिंड ब्रेन में पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। अब फोर ब्रेन में सबसे पहले देखते हैं, फोर ब्रेन किसका देखेंगे? सेरिब्रम का। तो जो तुम एक कपार का जो ऐसे स्ट्रक्चर जो माथा का देख रहे हो बबुआ, जो माथा का तुम देख रहे हो स्ट्रक्चर, जो ये सब जो ऐसा तुम्हारा पाइप जैसा स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिस्सा को हम बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम 2 हिस्सा में बांटेंगे। एक बांटेंगे लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक को बांटेंगे राइट हेमिस्फीयर। इन दोनों को जो जोड़ के रखेगा उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। राइट लेफ्ट दोनों के जो बीच में जोड़ रहा है उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो यह मस्तिष्क का सबसे पहले बड़ा भाग है। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है, सबसे कॉम्प्लेक्स काम भी यही करेगा। इसको 2 भाग में डिवाइड किया, राइट सेरिबेलम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये लेफ्ट राइट संरचना। अच्छा, कॉर्पस कैलोसम किस में पाया जाता है? केवल केवल मैमल्स में पाया जाता है। दोनों हेमिस्फीयर को जो जोड़ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? कॉर्पस कैलोसम। दोनों को क्या बोल रहे हैं? कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद जो आउटर लेयर रहेगा उसको बोलते हैं सेंट्रल कॉर्टेक्स। ये कैसा कलर का रहता है? ग्रे कलर। कैसा कलर का? ग्रे कलर। और जो इनर लेयर है सेरिब्रल मेडुला। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल मेडुला। कौन सा कलर के? व्हाइट कलर, यानी कि व्हाइट में, आउटर ग्रे और इनर व्हाइट। सेरिब्रल का काम देखो, मुख्य काम सोचना, समझना, याद करना, रीजनिंग, IQ लेवल, सब इसी का काम, सब इसी का काम है। देखो, मेमोरी, स्पीच एंड कम्युनिकेशन में भी होता है, बोलने, समझने, कम्युनिकेशन, ये सब क्या करेगा? स्मृति, लर्निंग, सीखना, थिंकिंग, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, IQ, ये सब किसका काम है? सब तुम्हारा सेरिब्रल का काम है, सब है। अब देखो थैलेमस। थैलेमस का कुछ काम नहीं है, इसको हम बोलते हैं रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन। सेरिब्रम के पास जितना भी सिग्नल जा रहा है सब सिग्नल थैलेमस से होके जाएगा। सब सिग्नल किससे होते जाएगा? जैसे मान लो कि ये है आपका थैलेमस, अब ये तुम्हारा है सेरिब्रम। सेरिब्रम
तो जितने भी सिग्नल हैं ये सब सिग्नल यहां से मान लो कि ऐसे जा रहा है तो थैलेमस से होके जाएगा, चाहे यहां से सिग्नल आ रहा है तो वो भी सिग्नल किससे होते हुए जाएगा, थैलेमस। तो सेरिबेलम एक संरचना को चारों ओर से ढकता है जिसे थैलेमस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, थैलेमस। इसका काम क्या था, बस सिग्नल यहां से। अब आता है आपको हाइपोथैलेमस। अब क्या है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस थैलेमस के जस्ट नीचे रहेगा। थैलेमस क्या रहेगा, जस्ट नीचे। इस यह एक इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, यानी कि कुछ हार्मोन भी निकलता है, इसीलिए इसके पास न्यूरो सेक्रेटरी सेल रहता है। इसके पास क्या रहेगा, न्यूरो सेक्रेटरी सेल रहते हैं इनके पास। तो ये हाईली वेस्कुलर होते हैं, इसमें बहुत तेजी से न्यूरो सेक्रेटरी सेल पाया जाता है। बहुत से क्या पाया जाता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल, क्योंकि ये क्या निकलता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्राव। हाइपोथैलेमस में दोनों फंक्शन होते हैं, कि न्यूरल एंड इंडोक्राइन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, न्यूरो इंडोक्राइन। ये सिंपल आपको टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, भूख प्यास को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, और सेक्सुअल इंटरकोर्स में आपको प्लेजर भी यही दिलवाए। तो तापमान नियंत्रण करता है, भूख प्यास को नियंत्रित करता है, और आपका व्यवहार को करेगा, ओस्मो रेगुलेशन में भी मदद करेगा। प्लेजर और सेक्सुअल इमोशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि सेक्स से रिलेटेड जो भी एक फीमेल मेल के प्रति, चाहे मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होता है सेक्स के लिए, वो सब में इसमें क्या करेगा, मदद करेगा। इसीलिए बाबू हाइपोथैलेमस को मजबूत करेगा। अब आया आपका लिम्बिक सिस्टम। अब क्या है, लिम्बिक सिस्टम इनर पार्ट ऑफ सेरिबेलल हेमिस्फीयर प्लस स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस मिलकर जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। इसका काम क्या है, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशन रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर कंट्रोल क्या कर रहा है, और मोटिवेशन को क्या करेगा, रेगुलेट। काम है, काम याद रखना पड़ेगा। तो काम का तो हम ज्यादा समझाएंगे नहीं। अब आया मिड ब्रेन और उसके बाद आएगा हिल ब्रेन। तो मिड ब्रेन वही रिफ्लेक्स करेगा, विजन रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। जैसे मान लो कि कोई बोला पीछे से, सुन बे तो तूने ऐसे मुड़ी घुमाया, तू बोली थे, तो कुछ अचानक पीछे आवाज आया तो उसे डायरेक्ट ऐसे मुड़ी घुमाए, उसको बोलते हैं। देखे अचानक से तो विजन रिफ्लेक्स, और सुने अचानक से तो ऑडिटरी रिफ्लेक्स। इसमें दो कॉलिकुलाई होता है, सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो जो सुपीरियर रहेगा वो विजन रिफ्लेक्स में मदद करेगा, जो इंफीरियर रहेगा ऑडिटरी। कहाँ रहता है, थैलेमस और पॉन्स के बीच रहता है। देखो ये आपका पॉन्स है, ऊपर आपको थैलेमस, इसके बीच में जो दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। यानी कि अचानक देखने और सोचने वाले को क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन काम करेगा उसमें। अब आपका आया हिंड ब्रेन में पहला भाग है आपका पॉन्स। पहला भाग क्या है, पॉन्स। तो पॉन्स ऐसे हम आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाए थे, फिर भी देख लीजिए ब्रेन का कनेक्टिव लिंक था। सेरिब्रम और सेरिबेलम और स्पाइनल कोड को क्या करता है, जोड़ता है। ये क्या है, सेरिबेलम है। ये क्या है, पॉन्स। नीचे क्या है, स्पाइनल कोड। नीचे क्या है, स्पाइनल कोड। ऊपर क्या है, सेरिब्रम। तो तीनों, ए भी इधर से मिल रहा है, ए भी इधर से मिल रहा है, ए भी इधर से मिल रहा है, इन तीनों का ज्वाइंट जहाँ पे उसका, इसमें दो एरिया रहता है, एपनेस्टिक एरिया रहता है, निम्नोटैक्सिक एरिया रहता है। श्वसन को लंबा और गहरा बनाता है। इसमें क्या करता है, श्वसन को क्या करता है, कम करता है। यानी कि सिंपल कहो कि रेस्पिरेशन को जो कंट्रोल कर रहा है उसमें किसका हाथ है, उसमें पहुंच का हाथ। अब आया तुम्हारा भाव सेरिबेलम। सेरिबेलम मस्तिष्क का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये आपका वोलेंट्री काम को रेगुलेट करेगा, जैसे चलना, बोलना, लिखना, ये सब काम कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम। ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, ह्यूमन हाईली डेवलप होता है। मेन काम है इक्विलिब्रियम बैलेंस को कंट्रोल करना और इरेक्शन। जब कोई व्यक्ति दारू पी लेता है तो उसका सेरी बेलम वाला पार्ट अच्छा से काम नहीं कर पाता, इसीलिए बढ़िया से बोल नहीं पाता, बढ़िया से चल नहीं पाता, ऐसे ऐसे चल चल गिर जाता, सब सेरिबेलम। उसके बाद है आपका मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा हम हर एक चैप्टर में आपको पढ़ाएं। ये आप, इसका काम है रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, कार्डियोवास्कुलर, ये सब में क्या करेगा, मदद करेगा। काम इसका क्या है, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रिक फंक्शन में क्या करेगा, मदद। क्या करेगा, मदद।
अब आया ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में आपको देखो वोमिटिंग, स्वेलिंग, स्नीजिंग, कफिंग, हिप कफिंग, हाई कफिंग, वही सेम चीज है कफिंग, इतना काम नहीं। अब आया आपका बाबू रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि तुम सोच नहीं पाओगे। सोच नहीं पाओगे सर मतलब ब्रेन ना रहेगा, स्पाइनल कोड ना रहेगा, रहेगा, सब रहेगा। जैसे मान लो कि तुम ऐसे खड़ा हो और ऐसे हम इधर से ऐसे लाइटर लाया ऐसे जला दिए, तुम अचानक हाथ हटाओगे, चाहे जा रहे हो कहूं पे और ऐसे हाथ ही गड़ गया गोड़ में, अचानक गोड़ हटाओगे कि सोचोगे अच्छा हटाएं कि ना हटाए, चाहे हाथ जरा हटाइए अभी आओ गर्म लगे थी, ऐसा ना अचानक करते हो। किस कारण करते हो? अपने शरीर को बचाने के लिए। तो जब अचानक कोई काम हो बिना सोचे समझे उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तुमको सोचने का समय ही नहीं देगा कि तुम सोच सको, उतना में तुम हाथ पैर सब जला देगा। तो क्या है, पहले एक ऑटोनॉमिक यानी कि अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं होता है, बहुत जल्दी होता है। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व स्पाइनल कोड या ब्रेन का छोटा सा हिस्सा शामिल होता है। काम क्या है, शरीर को हानि से बचाता है, यानी कि प्रोटेक्टिव इन नेचर है, हम अपने शरीर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें एक रिफ्लेक्स आर्क बनता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हाथ ऐसे दिए तो जरा हाथ गर्म लगा, तो जहाँ पे हाथ गर्म लगा तो रिसेप्टर रहेगा, यहाँ से सिग्नल ऐसे जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, सेंसरी चाहे एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू गया सिग्नल, सेंट्रल से फिर जाएगा मोटर, तो मोटर इसको बोलते हैं इफरेंट, अब जाएगा इफेक्टर के पास। तो जो ऐसे पाथवे बन रहा है ना इसको बोलते हैं आर्क। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। यानी कि रिसेप्टर से चालू हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर के पास, जिसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। हाथ जरना, जैसे मान लो कि हाथ जरा, ऐसे जरा ऐसे सिग्नल भेजे ब्रेन पे सेंट्रल नर्वस के सिस्टम के पास, ये सेंसरी हुआ ऐसे गया, मोटर हुआ हाथ तुरंत हटाया मसल कॉन्ट्रैक्ट करके, तो इसको बोलेंगे हम क्या? इसको बोलेंगे हम इफेक्टर। और इस पूरी पाथवे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। क्या बोले? रिफ्लेक्स। अब हम सेंस ऑर्गन है, तो सेंस ऑर्गन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। क्लास लगभग 1.5 घंटा के आसपास हो गया है। तो इस टॉपिक को हम ऐसे बोले तो वर्बली हम बता सकते हैं पूरा टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है। देखो, टॉपिक में सबसे पहले हम बताए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बताया कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो तरीका से करेंगे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कितना तरीका से? दो तरीका से करेंगे। न्यूरल, एंडोक्राइन ग्लैंड। इस चैप्टर में पढ़ना है न्यूरल, तो न्यूरॉन्स पढ़ा है, न्यूरॉन्स का बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर। फिर हम बताए न्यूरॉन्स कितना प्रकार के होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दो प्रकार के बताए। नंबर यानी कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बेसिस पे बताया, और फंक्शन के यानी कि काम के आधार पर। उसके बाद हम एक न्यूरॉन्स में बताया कि क्या क्या होता है। उसके बाद बताया कि एक न्यूरॉन्स रेस्ट में है, उस पर कितना पोटेंशियल होगा, बाहर कितना चार्ज है, अंदर कितना चार्ज। उसके बाद बताया कि अगर स्टिमुलेशन दे दे तो क्या होगा, सोडियम आयन खुलेगा, पोलराइज से डीपोलराइज होगा, रिपोलराइज होगा, हाइपरपोलराइज होगा, फिर रिस्टोरेशन होगा। उसके बाद बताया कि जब सिग्नल टर्मिनल पर चला जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रिकल यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू कैसे जाएगा। बताया कि कैल्शियम आयन अंदर जाएगा, अंदर जाने के लिए उसको गेट खोलना पड़ेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर फ्यूज करेगा, उसके बाद रिसेप्टर के पास जाएगा। इतना खत्म करने के बाद हम लोग आए आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताया कि मतलब नर्वस सिस्टम में दो प्रकार बताया, एक सेंट्रल बताया, एक पेरिफेरल। सेंट्रल में ब्रेन पड़ा, स्पाइनल। पेरिफेरल में बताया कि दो होगा, एक ऑटोनॉमिक होगा, एक सोमेटिक। ऑटोनॉमिक में दो बताया, पैरा बताया, सी और सिंपैथेटिक बताया। उसके बाद ब्रेन आया, ब्रेन में तीन भाग बताए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में बताया कि आपको पढ़ना है सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में बस कुछ नहीं पढ़ना, इसका काम है अचानक कोई भी चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन में मतलब मदद करें। उसके बाद हम बताए हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में फोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा बताए, फोन्स बताए, मेडुला ऑब्लोंगेटा बताए, और क्या एक बताए, एक सेरिबेलम बताया। सेरिबेलम बताया कि वह जो वॉलेंटरी काम करता है। तो और उसके बाद हम रिफ्लेक्स आर्क बताया, रिफ्लेक्स एक्शन बताया कि कोई भी चीज हम अचानक, जैसे मान लो कि अगर कोने में
यहाँ तुरंत ऐसे करंट जैसा महसूस होता है, ऐसे करे तो तुरंत हाथ हटाते लगता है कि क्या लग गया, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, जल्द ही देखने को मिलेगा। ये पढ़े न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगला चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी उसमें हार्मोन। तो चलिए चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, और जब ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म होगा तो हम आपको एक प्रैक्टिस सेट दे देंगे, 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन देते हैं, 50 हर एक चैप्टर से अगर 50 ले 60 350 क्वेश्चन का प्रॉमिस है कि हम आपको दे देंगे। थैंक यू।